हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सारे जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट थे उनको सीखा, जो कि हमारे फिजिक्स में क्या होंगे, यूज़ होंगे। और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी वो मैथ्स क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मैथ्स तो पढ़े नहीं होते हैं। और फिजिक्स में क्या होता है, मैथ्स का बार बार यूज होता है। तो वो भी सारे बच्चे क्या कर लेंगे, जो हमारी क्विक मैथ है उसको देख लेंगे। 3-4 लेक्चर में क्या है, सारी की सारी मैथ्स कंप्लीट हो गई है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेकंड फिजिक्स के पहले चैप्टर की, जो कि स्टार्ट होती है लाइट से। किससे होती है? लाइट से, रे ऑप्टिक्स से। किससे? रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स क्या होती है इसको समझो। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स नाम में ही छुपा है। रे का मतलब हिंदी में होता है किरण। क्या होता है? किरण। और ऑप्टिक का मतलब क्या है? प्रकाश की। क्या है? प्रकाशी की। अब रे ऑप्टिक्स का मतलब है किरण, प्रकाश की। जब हम लोग लाइट्स को यानी प्रकाश को किरण के रूप में मान करके चलेंगे तो वहां पे क्या होगी, सारी की सारी क्या बनेगी, रे ऑप्टिक्स बनेगी। उसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इस प्रकार की घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं, होता क्या है। बेसिक सी बात है कि प्रकाश के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है या माध्यम है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है और हमें क्या आती हैं, वस्तुएं नजर आती हैं। अब लेकिन जो प्रकाश का इतिहास है वो इतने साल पुराना है, अनंत साल पुराना है, कि मानव के इतिहास से देखा जाए तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले का क्या है, हमारे प्रकाश का इतिहास है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जब जन्म हुआ था किसी को नहीं पता है कब जन्म हुआ था। सूर्य का कब जन्म हुआ था ये भी नहीं पता। हाँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं से किसी ने कोई थ्योरी दी हो, लेकिन एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं है। लेकिन प्रकाश के गमन के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, कि प्रकाश है क्या इसके बारे में, और प्रकाश चलता कैसे है इसके बारे में। इन थ्योरीज के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पे क्या दिया, थ्योरी दी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग सन का नहीं करेंगे, किस सन में किसने क्या थ्योरी दी, ये बात करेंगे क्या थ्योरी दी, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कि हम लोग जान रहे हैं कि प्रकाश क्या है, किरण है। सीधा देखते हैं कि प्रकाश क्या चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो सबसे पहली थ्योरी तो क्या दी गई कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। बोला जाए तो प्रकाश क्या चलता है, सीधी रेखा में चलता है, यानी किरण के रूप में चलता है। सीधी रेखा बोले तो किरण, क्या बोलते हैं, किरण। इसके बाद क्या कहा गया, प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इससे दो घटनाएं क्या हुई, इससे प्रूव हुई। दूसरी क्या चीज थी कि अगर प्रकाश के माध्यम में या प्रकाश के सामने कोई वस्तु रख दोगे, उसकी क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी। इस प्रकार से तो क्या हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा था। लेकिन उसके बाद और भी सारी चीजें हुई, जैसे विवर्तन हुआ। तो विवर्तन से हमें ये समझ में आया कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है। किसी ने उसके ऊपर एक थ्योरी दी कि प्रकाश क्या है। दूसरी जो थ्योरी थी वो क्या थी कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। और ये तरंग कैसी है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग दैर्घ्य बहुत कम है। तरंग दैर्घ्य क्या है, बहुत कम है। इसीलिए हमें ये क्या दिखता है, अगर किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होगी तो क्या होगा, वो ऐसे छोटे 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 ऐसे होगा। अब यही चीज बहुत ऐसे हो जाए, एकदम माइनर में हो जाए, दूर से देखोगे तो ये भी क्या दिखेगी, सीधी रेखा की तरह ही दिखेगी। इसके पहले कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसी ने बोला कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है। एक छोटी सी बात कही गई कि तरंग को चलने के लिए हमेशा ही माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग को चलने के लिए क्या होती है, हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। और अब माध्यम, सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, बहुत सारी ऐसी दूरी है जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं है। तो वहाँ पे प्रकाश कैसे चल पा रहा है, तो वहाँ पे किसी ने एक थ्योरी दी कि एक ईथर नाम का, क्या नाम का, ईथर, ईथर नाम का एक बहुत कम द्रव्यमान वाला, एकदम माइनर द्रव्यमान वाला, ऐसे द्रव्यमान वाला कि हम लोगों को पता भी नहीं है कि वो द्रव्यमान है कितना कम, हम लोग उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो एक बहुत कम द्रव्यमान वाला एक सर्वव्यापी माध्यम, हर जगह व्याप्त है
और उसी माध्यम में क्या कर रही है, प्रकाश चल रही है। लेकिन बाद में ये बात क्या हो गई, गलत हो गई कि ईथर जैसा कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है, हमारे अंतरिक्ष में ईथर जैसा कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है। प्रकाश कैसी तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो कि स्वयं में ही क्या होती है, निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो कि क्या हो सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। जब तक विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज नहीं हुई थी तब तक लोग क्या मानते थे कि प्रकाश तरंग तो है, लेकिन ये क्या है, एक ऐसा माध्यम है पूरी दुनिया में हर जगह जहां हम लोग निर्वात मान रहे हैं, वहां भी एक माध्यम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी माध्यम बोलते हैं, जिसको हटाना क्या है, असंभव है। एक बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी बात क्या हुई, तीसरी बात ये हुई कि न्यूटन, जब न्यूटन आए तो न्यूटन ने सारी थ्योरीज को अपने क्वांटम के हिसाब से, यानी अपने कण के हिसाब से कणीय मॉडल दिया। प्रकाश ने क्या दिया, न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन ने अपना एक प्रकाश का कणीय मॉडल, या इसको बोलते हैं कणिका, क्या बोलते हैं, कणिका मॉडल दिया। और इस कणिका मॉडल की बात क्या थी, सबसे मेनली उनकी एक बात थी कि जो प्रकाश है वो क्या है, कण है। प्रकाश है वो क्या है, एक कण है। प्रकाश क्या है, एक कण है। अब प्रकाश कण है तो उन्होंने क्या बोल दिया, जैसे अगर तुम किसी बॉल को क्या करते हो, जब किसी बॉल को जमीन में ऐसे मारते हो तो वो क्या होती है, टकराती है और इस प्रकार से क्या हो जाती है, आगे चली जाती है, बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जब बहुत छोटे छोटे कण, जीरो इलेक्ट्रिसिटी के कण अगर टकराएंगे और क्या हो जाएंगे, जिस प्रकार से एंगल से, तो परावर्तन उन्होंने प्रूव कर दिया और अपवर्तन भी उन्होंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। लेकिन उसके बाद की घटना उन्होंने क्या नहीं कर पाई, अपने कणिका मॉडल से प्रूव नहीं कर पाई। तो फिर प्रकाश कण नहीं है, ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, खारिज हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे। इसके बाद क्या हुआ कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या हुआ, प्रकाश विद्युत प्रभाव में कुछ इस प्रकार से था, एकदम छोटा सा हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे मान लो ये क्या है, कोई धातु की सतह है। अब इसका विभव बढ़ाया जाता है, वोल्टेज बढ़ाया जाता है, वो एक अलग केस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी सतह में क्या है, बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस प्रकार से क्या फैले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स कुछ क्या हैं, सतह पर ही हैं, कुछ सतह से थोड़े अंदर हैं, कुछ सतह से क्या हैं, बहुत अंदर हैं। जब यहाँ से क्या डाला गया, प्रकाश को क्या करा गया, यहाँ पे भेजा गया, तो यहाँ से ये समझ में आया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स ऊर्जा मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा, किसी को कम, या किसी को बराबर ऊर्जा, नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल रही थी, एक फिक्स बराबर बराबर ऊर्जा मिल रही थी। और क्या होगा, एक बात सोचो, अगर एक आदमी यहाँ खड़ा है और इस लक्ष्य तक पहुँचना है, और एक आदमी यहाँ खड़ा है, अब दोनों को अगर फिक्स ऊर्जा दी जाएगी तो एक तो चल करके पहुँच जाएगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, जो इतना कवर किया उसने, इतनी ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक चलने में खर्च की, तो वो यहीं तक पहुँच पाएगा, क्योंकि दोनों को क्या मिल रही है, एक फिक्स ऊर्जा मिल रही है। ठीक है ना, एक समझने वाली बात है। एक बात समझो कि एक अगर गाड़ी है, एक क्या है, मोटर कार है, आदमी को तो समझ सकते हो कि सर ऐसे कैसे दौड़ जाएगा वो और आगे। एक कार है जिसको फिक्स ऊर्जा दी जा रही है, जो कि फिक्स दूरी चलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये समझ में आ रहा था कि हर एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल रही थी, एक फिक्स ऊर्जा मिल रही थी, और वो चल करके निकल के चला जा रहा था। जो सबसे आगे एकदम सतह पे बैठा हुआ था उसको क्या मिली, उतनी ही फिक्स ऊर्जा मिली, और वो सबसे तेजी से और सबसे दूर तक गया। लेकिन अगर पीछे वालों को मिल रही थी तो वो उससे और कम, और जो सबसे लास्ट में थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे थे जो यहाँ से चल के यहाँ तक तो आ गए लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। यहाँ से कुछ कुछ क्या हुआ, ये दिमाग में चमका किसके, आइंस्टीन के। किसके चमका, आइंस्टीन के। आइंस्टीन ने इसके बारे में क्या किया, बहुत खोज की, और अब उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो प्रकाश है वो क्या है, जो सबसे मेनली है, प्रकाश क्या है, प्रकाश फोटोन है। क्या है, फोटोन।
और फोटोन क्या है? फोटोन को बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। अब क्वांटा क्या है? क्वांटा है पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एक फिक्स पैकेट, अगर एनर्जी कहीं भी मिलेगी तो उसी फिक्स पैकेट में मिलेगी। यानी जो प्रकाश है वो क्या है? एक फिक्स पैकेट के रूप में है, इस प्रकार से। और एनर्जी जहां भी होती है वो क्या होती है? वेव के फॉर्मेट में होती है, नहीं तरंग के फॉर्मेट में होती है। तरंग क्या करती है? ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। इस प्रकार फिक्स तरंग के टुकड़े के रूप में क्या है? प्रकाश है। ठीक है, ये हकीकत है। और ये क्या है? फोटोन है। तो आज की डेट में अगर कोई बोलेगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है? फोटोन है, जो कि क्या कर रहा है? चल रहा है। अब यहाँ से तुम्हारा कणिका मॉडल देखो, छोटे छोटे कणिका मॉडल का टॉप भी हो गया। यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया? वेव वाला भी हो गया। और यही चीज़ जब बहुत पास होगी और बहुत दूर से देखोगे, तरंग दैर्घ्य क्या है? सारे क्वांटा की बहुत कम है, तो ये तुम्हें लगेगा कि ये प्रकाश क्या चल रहा है? सीधी रेखा में गमन कर रहा है। ठीक है, आगे चैप्टर के हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे? इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन कर रहा है। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। अब शुरुआत में प्रकाश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तुम लोग जानते हो श्वेत प्रकाश। क्या जानते हो? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश को मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाइट लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होती है? 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। यानी तुम्हें जहां भी सफेद प्रकाश मिलेगा, वो सफेद प्रकाश क्या है? 7 रंगों से मिलकर बना है। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, इस पूरी दुनिया में ओनली 7 ही रंग हैं। कितने रंग हैं? 7। सफेद कोई कलर नहीं होता है और ब्लैक भी कोई कलर नहीं होता है। कैसे नहीं होता है हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन जो लाइट है वो कितने रंगों से मिलकर बनी है? 7 रंगों से मिलकर बनी है। अब कोई भी कलर तुम डिसाइड कैसे कर? तो ऐसे समझो, तुम्हें कोई भी वस्तु दिखाई क्यों दे रही है? वस्तु से निकलने वाला प्रकाश। कहोगे वस्तु से कैसे प्रकाश निकल रहा है? वस्तु एनर्जी लूज कैसे कर रही? नहीं, कहीं ना कहीं से लाइट आई, उसके ऊपर गिरी और उससे क्या हुई? वस्तु से प्रकाश निकला। अब वस्तु के अंदर केमिकल कुछ रिएक्शंस होती रहती हैं, अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते रहते हैं, कुछ ऊर्जा का भाग निकालते रहते हैं, कुछ ऊर्जा गेन करते रहते हैं। ये सारे ही वस्तुओं के क्या है? गुण है। हमारे शरीर का भी, कपड़ों का भी, हर जो वस्तु है, प्रत्येक वस्तु में क्रियाएं अंदर होती रहती हैं। आंतरिक क्रियाओं के द्वारा जब भी उनके ऊपर लाइट्स गिरती है तो वो कुछ लाइट्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं, यानी सोख लेती हैं। अब समझना, किसी वस्तु के ऊपर लाइट्स गिरी, उस वस्तु ने क्या की? कुछ लाइट, कुछ प्रकाश अपने अंदर सोख लिया। क्या कर लिया? सोख लिया। और प्रत्येक वस्तु सिर्फ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का प्रकाश क्या करता है? अपने अंदर सोखता है। प्रत्येक सफेद लाइट के अंदर 7 अलग अलग वेवलेंथ का प्रकाश क्या कर रहा होता है? कैरी कर रहा होता है। एक हिसाब से समझो कि 7 प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या हो रही होती हैं? एक साथ चल रही होती हैं। 7 अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ। ठीक है, किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है, किसी की वेवलेंथ कम है। वो 7 प्रकार की वेवलेंथ क्या चल रही हैं? सफ़ेद प्रकाश में चल रही हैं। किसी वस्तु से प्रकाश टकराया और उसने 7 रंग में से कोई एक रंग का प्रकाश क्या किया? वस्तु ने अपने अंदर सोखा और बाकी जो 6 रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है उनको क्या किया? ट्रांसफर किया। और वस्तु से निकलने वाला प्रकाश जहां भी मिल जाता है वहां पे क्या बन जाता है? पृथ्वी बन जाता है। हमारी आँख क्या करती है? वो 6 रंग का वेवलेंथ क्या करती है? ऑब्जर्व करती है और एक कलर देखती है। अब जो 6 रंग का कलर है, 7 रंग का कलर है, 7 रंग में से वो जिस रंग का प्रकाश वस्तु अपने अंदर सोखेगी उसका पूरक रंग आपको क्या होगा? दिखाई देगा। अब पूरक रंग क्या होता है? पूरक रंग को हमको समझना पड़ेगा विव की ओर से। किससे समझना पड़ेगा? विव की ओर से। यानी इस पूरी दुनिया में जो 7 रंग, यानी जो व्हाइट लाइट है तुम्हारी, ये क्या है? व्हाइट लाइट है। ये मान लो व्हाइट लाइट है। अब इससे कितने रंग हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7। कौन कौन से? वी, आई, वी, जी, वाई, ओ, आर। विबग्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, वी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग के प्रकाश क्या हैं? व्हाइट लाइट के अंदर क्या हैं? उपस्थित हैं। अब
पूरक रंग क्या होगा, पूरक रंग को इस प्रकार समझना होगा, एक गोला बनाओ, इस प्रकार से क्या करो, ये ऐसे पैराग्राफ बना लो, VI वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब देखो, जब भी कोई वस्तु के ऊपर 7 रंग का प्रकाश गिरा यानी व्हाइट लाइट गिरी, उसने क्या किया, अगर वायलेट और इंडिगो रंग का प्रकाश अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया तो तुम्हें जो रंग दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। और अगर वस्तु ने येलो रंग का प्रकाश अपने अंदर सोख लिया तो तुम्हें जो वस्तु का कलर दिखाई देगा वो कैसे दिखाई देगा, वायलेट और इंडिगो दिखाई देगा। ठीक है, अगर उस वस्तु ने ब्लू रंग का प्रकाश अगर अपने अंदर सोखा तो तुम्हें जो कलर दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज दिखाई देगा। और अगर ऑरेंज सेखा तो ब्लू, और अगर उसने रेड अपने अंदर सोखा तो ग्रीन, और ग्रीन सोखा तो रेड। ये बात ध्यान में रखनी है। अब कहोगे सर कैसे पता चला कि उसने ग्रीन सोखा और तुम्हें रेड दिखाई दे रहा है, ग्रीन सोखा और रेड दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो लाइट्स का कलर देखेगा वो तुम्हें समझ में आएगा कि ग्रीन यहाँ से 7 रंग के जा रहे हैं, यहाँ से गया, वस्तु से टकराया, वस्तु से जो निकला प्रकाश उसमें कैसा नहीं था, ग्रीन रंग का प्रकाश नहीं था, लेकिन उसका जो कलर तुम्हें दिख रहा था वो कैसा दिख रहा था, रेड दिख रहा था। इससे समझ में आया कि अगर ग्रीन रंग का प्रकाश सोखा तो उसका पूरक रंग कैसे दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। इसी प्रकार क्या करना होता है, हमारे जो वाटर कलर होते हैं, जो पेंटर्स लोग होते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या करते हैं, मिला करके अलग रंग बनाते हैं। और तुम 7 रंग का प्रकाश, 7 रंग अगर एक साथ मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा सफ़ेद कलर बन जाएगा। कह दोगे गलत बात बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब हर वेवलेंथ की एनर्जी क्या है, कम ज़्यादा है। रेड की वेवलेंथ अलग है और येलो की अलग है, ग्रीन की अलग है, ब्लू की अलग है। तो तुम्हें जो क्वांटिटी है वो बहुत मैटर करेगी कि तुम किस कलर को किस क्वांटिटी में ले रहे हो। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में लोगे, गूगल करोगे और 7 रंग को मिलाओगे, तुम्हें एक अलग स्पेशल रंग मिलेगा जो कि सफ़ेद कलर का होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सफ़ेद कैसा होता है, किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरा, उस वस्तु ने कोई भी कलर अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं किया, 7 का 7 रंग क्या कर दिए, तुम्हारी आंख की तरफ ट्रांसफर कर दिए, तो तुम्हें वो वस्तु सफ़ेद नजर आएगी। और अगर वस्तु के ऊपर कोई भी प्रकाश गिरा, उसने पूरा का पूरा प्रकाश अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया यानी सोख लिया, तो तुम्हें वस्तु कैसी नजर आएगी, ब्लैक नजर आएगी। अब जब सारा प्रकाश सोख लेगी कोई वस्तु तो क्या होगी, वो हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न करेगी, क्योंकि प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। इसीलिए गर्मी में कैसा रंग नहीं पहनते हैं, ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। और सर्दी में कैसा कलर पहनते हैं, ब्लैक पहनते हैं, सफ़ेद नहीं पहनते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बात तो एक अलग बात थी, तुम लोगों को एक हेडिंग में लिख लेना है, एक नोट करके लिख लेना है कि जो सफ़ेद रंग का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखो हेडिंग डालो, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स में सबसे पहली लाइट्स का प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिख ली हैं। एक प्रॉपर्टी है कि सफ़ेद रंग का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। दूसरा क्या है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तीसरा देख लो, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये क्या हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब लिखो तुम लोग प्रकाश का परावर्तन, क्या डालो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अंग्रेजों की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए ऐसे समझो कि तुम्हारे पास कोई सतह है। सतह क्या होती है, सतह तो सतह होती है, सतह में क्या है, सतह होती है। किसी सतह के ऊपर अगर किसी कोण से कोई प्रकाश आ रहा है, इस प्रकार, अगर ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, किसी थीटा कोण से क्या कि तुमने प्रकाश को क्या किया, किसी सतह पर डाला, तो वो परावर्तित किस एंगल से होगा, थीटा ही एंगल से हो जाएगा। ठीक है, तो जिस कोण से प्रकाश आ रहा है उस कोण से क्या हो गया, वापस परावर्तित हो गया। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और आने को क्या बोलते हैं, आपतन। यानी बोलोगे किसी सतह पे जिस कोण से प्रकाश आपतित होता है उसी कोण से परावर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं,
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन तो क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़े ही हो, 12th में भी पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से सतह से एक 90 डिग्री के एंगल पे एक अभिलंब खींच दो। क्या खींच दो? अभिलंब। और अगर अभिलंब से सतह के बीच का कोण देखोगे तो कितना है? टोटल 90 है। तो ये वाला कोण क्या है? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और यहाँ से देखोगे तो सतह से यहाँ तक का भी कोण 90 है, तो ये वाला कोण भी कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे बोलोगे। आपतित किरण क्या बोलोगे? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलोगे? परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक बात समझो, यहाँ भी 90 माइनस थीटा है और यहाँ भी 90 माइनस थीटा है। इस चित्र को बनाने के बाद एक दूसरा डायग्राम बनाना जिसमें थीटा तुम लोग 90 माइनस थीटा को ही थीटा मान लो, यानी अभिलंब से और आपतित किरण के बीच का एंगल नापा जाएगा और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण लिया जाएगा। सतह से कोई कोण का लेना देना नहीं है, लेकिन समझने के लिए सतह का कोण क्या है जरूरी है। तो देख लो, ये क्या है? सतह है। यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ऐसे परावर्तित हो गई। ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। अब इंसिडेंट और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो होता है इंसिडेंट एंगल, जिसे एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी R फॉर रिफ्लेक्टेड, तो इसे एंगल R से क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। डायग्राम बनाओ। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को? लिखने हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना। लिख लो कि लिख ही लिए हो। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो प्रकार के नियम होते हैं, दो ही नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आने वाली यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, यानी तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। अब कहीं कहीं पे तुम्हें क्या दिख जाएगा कि बिंदु दिख जाएगा कि तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पे होते हैं, तो गलत बात है। ये है क्या है? पहला नियम लिखो। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तल बोला है, बिंदु नहीं बोला है। क्या बोला है? तल बोला है। तो तल क्या होता है? तल को समझो। तल होता है 2D। क्या होता है? 2D। जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एक 3D एंगल होगा, हमारी नाक बाहर होगी, मुंह अंदर होगा, लेकिन तुम स्क्रीन में देख रहे हो वो क्या है? एकदम सपाट, एकदम समतल है। तो वो जो तुम चित्र देख रहे हो वो क्या है? 2D में है, यानी एक समतल में है, तल में। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी, जाएगी और अभिलंब होगा, वहां पे एक इमेजिनरी अगर तुम तल बनाओगे तो तीनों एक ही तल में क्या करेंगे? लाई करेंगे। ऐसे समझो, एक अगर जैसे समझो, मान लो ये चौक है, ये क्या है? आपतित किरण है तुम्हारी। ये क्या है? आपतित किरण। ऐसे आपतित किरण इसके ऊपर क्या हुई? किसी एक एंगल से क्या हुई? इसके ऊपर आई। और ये क्या है? परावर्तित किरण है, ऐसे चली गई। और यहाँ पे क्या है? कोई इमेजिनरी क्या है? अभिलंब है। अब एक इमेजिनरी तल तुम ऐसा अगर ड्रॉ करोगे तो तीनों के तीनों क्या करेंगे? उसी एक तल में क्या करेंगे? लाई करेंगे। इसे बोलते हैं समतल। तो बिंदु और तल वाले में कोई भी क्या नहीं करनी है, तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं पालनी है। क्यों? क्योंकि एक बात देखना, अगर यहाँ से ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब है। अगर तीनों एक ही बिंदु में होते हैं तो इस बिंदु में तो तीनों एक ही बिंदु में हैं, लेकिन इस वाली लाइन पे कहाँ तीनों एक ही बिंदु में? ये अलग अलग तो हो गए। तो ये क्या है? ये बात गलत है। ठीक है, किताबों में भी बात क्या लिखी रहती है? गलत होती है। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, यानी एंगल देखना। अब सतह से एंगल नाप रहे हो, किससे नाप रहे हो? सतह से। तो अगर एक आपतित किरण इस प्रकार आई और इस प्रकार गई, तो अगर ये ऐसे तल से बाहर हो गई और एक प्रकाश की किरण ऐसे परावर्तित हो गई तो भी क्या होगा? एंगल तो सेम होगा, लेकिन वहां पे नियम लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तल से बाहर हो गया। आई बात समझ में?
तो ये बात क्या करनी है, एकदम से दिमाग में रखनी है। और दूसरा रूल भी क्या है, बहुत आसान है। दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, दोनों का मान बराबर होता है। दोनों कितने थे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो लिख लो आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, तुम्हारा एंगल आर हो जाएगा। अब अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कोई भी प्रकाश की किरण किसी सतह से परपेंडिकुलर टकराएगी तो वो सीधे अपने मार्ग में परपेंडिकुलर ही क्या हो जाएगी, चली जाएगी, कहीं पर डिफ्लेक्ट नहीं होगी। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना के ऊपर, प्रकाश के परावर्तन की घटना के ऊपर क्या होता है, हमारा दर्पण बनते हैं। क्या बनते हैं, दर्पण। एक ऐसी युक्ति बनाई जाएगी, एक ऐसा उपकरण बनाया जाएगा जो कि किस घटना के आधार पर आधारित होगा, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के बारे में थ्योरी लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखो दर्पण। क्या लिखो, दर्पण। दर्पण, दर्पण की थ्योरी लिखना नहीं है, समझ लो। दर्पण एक ऐसा उपकरण है, एक पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी वस्तु के एक पृष्ठ की तरफ, अगर दो पृष्ठ वाला कोई पृष्ठ है, कोई वस्तु है, उसके एक पृष्ठ की तरफ तुम क्या कर दोगे, कलई कर दोगे, दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक दर्पण की तरह कार्य करने लगेगा। अब एक बात समझना कि वो जो दर्पण बनेगा वो एक पूर्ण पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, ना कि पार्शियल पारदर्शी। जैसे तुम देखते हो ना, थम्सअप की जो बोतल होती है या स्प्राइट्स की जो बोतल्स होती हैं, उनमें तुम देखोगे ग्रीन कलर होता है, देखोगे तो वस्तु आर पार देख तो सकते हो लेकिन पार्शियली देख सकते हो, सारा का सारा प्रकाश ट्रांसफर नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों से दर्पण नहीं बनेगा, पार्शियली नहीं, संपूर्ण क्या होना चाहिए, परावर्तन होना चाहिए। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है समतल, एक होता है समतल और एक होता है गोलीय। वैसे और भी प्रकार के होते हैं, समतला अवतल होते हैं, समतला उत्तल होते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक समतल पृष्ठ है, एक उत्तल पृष्ठ है, इस प्रकार से भी दर्पण क्या होते हैं, बनते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब है नहीं। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो अब समतल दर्पण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अवतल और एक होता है उत्तल, यानी कॉनकेव और बोले तो कॉन्वेक्स। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग है अपनी समतल दर्पण, डालो हेडिंग। समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल पृष्ठ की बात किए हैं, एक 2D पृष्ठ है। अब 2D पृष्ठ है तो उसके दो पृष्ठ होंगे। जैसे हमारा पेज है, कोई क्या है, पेज है। जैसे मान लो ये क्या है, ये क्या है, एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ है, इधर भी पृष्ठ है और इधर ही पृष्ठ। तो ये अगर ये मुड़ा नहीं रहेगा तो ये एक समतल पृष्ठ है। इसी प्रकार अगर तुम्हारे पास कोई कांच है जिसमें आर पार क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो क्या बनेगा, तुम्हारा समतल वो पृष्ठ बनेगा। अब समतल पृष्ठ इस प्रकार का होगा जिसके एक तरफ तुम क्या कर दोगे, कलई कर दोगे, तो बन जाएगा समतल दर्पण। क्या बन जाएगा, नॉर्मली समतल दर्पण बन जाएगा। समतल दर्पण में जो भी परावर्तन होगा, जो भी परावर्तक पृष्ठ काम करेगा, वो किसके नियम के आधार पर करेगा, पूर्ण तरीके से किसके नियम के आधार पर, परावर्तन के नियम के आधार पर। ठीक है, अब इसमें एक बात समझो, एक होता है प्रतिबिंब, एक क्या होता है, प्रतिबिंब, और एक होती है वस्तु। वस्तु की जो स्थिति होगी वो हमेशा दर्पण के उस पृष्ठ की तरफ होगी जिधर कलई नहीं होगी। ये वाली बात क्या है, बेसिक है। अब जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, कैसा होता है, वास्तविक, और एक कैसा होता है, आभासी। कैसा होता है, आभासी।
सी। वास्तविक आभासी में डिफरेंस क्या होता है? जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वहां पे प्रकाश की किरणें एक्चुअली में मिलती हैं, और जो आभासी होता है वहां पे तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि प्रकाश की किरणें मिल रही हैं लेकिन मिलती नहीं, यानी प्रतीत होती हैं। अवास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, और क्या होता है, इसको पर्दे के ऊपर तुम लोग क्या कर सकते हो, ला सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, मिटा सकते हो, मतलब मिटा क्या सकते हो। जैसे तुम्हारा प्रोजेक्टर वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी क्या होता है, जिसको देख तो सकते हो लेकिन पर्दे पर नहीं ला सकते, ठीक है। और ये हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। तो एक बात है, जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो नोट डालो, समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और वो प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर सीधा और दर्पण के जस्ट उतने पीछे, दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर आगे वस्तु रखी है। दो बातें ध्यान देने योग्य हैं कि जो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के आगे रखी है, जैसे दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। समतल दर्पण की बात खत्म। समतल दर्पण से अगर L लंबाई की वस्तु का तुम्हें संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, समतल दर्पण से अगर तुम्हें L लंबाई की संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो तुम्हें कम से कम आधी लंबाई यानी L/2 लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। L लंबाई की वस्तु है तो कम से कम L/2 लंबाई का दर्पण होना चाहिए। अगर इससे छोटा होगा तो तुम क्या नहीं कर पाओगे, अपनी पूरी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे। यानी अगर तुम L लंबाई के हो तो तुम्हें अपना पूरा प्रतिबिंब पैर से लेकर सिर तक देखना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? L/2 लंबाई का कम से कम दर्पण लेना पड़ेगा। इससे छोटा अगर लोगे तो कभी सिर नहीं देखेगा तो पैर देखेंगे, पैर नहीं देखेंगे तो सिर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो नोट डाल के लिख लो, नोट L लंबाई की वस्तु को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम L/2 लंबाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब तुम लोगों ने देखा होगा, एक मूवी देखे होगे तुम लोग, जैसे उसमें हमको याद आ गया एक समतल दर्पण का एग्जाम्पल। एक मूवी देखे होगे तुम लोग जिसका नाम था तानाजी। तानाजी में देखे होगे जो हीरोइन होती है और जो हीरो होते हैं एक समतल दर्पण लाते हैं। उस समय तक क्या था कि दर्पण की खोज उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी। दर्पण एक अमूल्य चीज़ माना जाता था, क्योंकि जल्दी से कोई क्या नहीं बनाता था, उसको बनाता नहीं था। तो इसकी खोज क्या हुई थी, बहुत लेट हुई थी। तब तक लोग क्या करते थे, पानी में अपने आप को देखते थे। तो तानाजी उस समय थे, शिवाजी के समय पे थे। तो हीरोइन क्या करती थी, एक शीशा ली थी, उस शीशे में ऐसा इतना छोटा शीशा होता था कि उसमें अगर हीरोइन का चेहरा दिखता था तो हीरो का नहीं दिखता था, हीरो का दिखता था तो वो हीरोइन का नहीं दिखता था। तो जब युद्ध पे तानाजी लड़ने जा रहे थे तो हीरोइन ने क्या कहा था
कि एक ऐसा शीशा लाना जब वहाँ से लौट के आना जिसमें हम दोनों का चेहरा दिखे। अब वो लाता था अपने हिसाब से बड़ा लाता था, फिर भी नहीं दिखता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी। वो क्या करते, हीरोइन का चेहरा नापते और हीरो का चेहरा नापते, दोनों को नापते, इतनी लंबाई आती, उसकी आधी लंबाई का कम से कम दर्पण ले आते तो दोनों का चेहरा दिख जाता। तो बात समझ पा रहे हो, ये भी है क्या है, फिजिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गोलीय दर्पण की तरफ। किसकी तरफ? गोलीय दर्पण की तरफ। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण अंग्रेजों की भाषा में बोलें तो स्फेरिकल मिरर। गोलीय मतलब गोलीय, वृत्त नहीं। तो अगर तुम्हारे पास एक गोला है, गोला मतलब खोखला गोला है, खोखला कांच का गोला है, खोखला कांच का गोला है, अगर तुम इसको काट दोगे, गोले में और वृत्त में फर्क होता है। वृत्त सिक्का मान के चलो, सिक्के का एक पृष्ठ मान के चलो, उसकी मोटाई कुछ नहीं होगी वृत्त की, सिर्फ क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। लेकिन गोला गेंद, क्या गेंद। मान लो तुम्हारे पास कोई खोखला कांच का गोला है, तो उसको काटे तो ऐसे करके एक पृष्ठ आया या दूसरा भी आया, एक पृष्ठ को हटा दो, एक पृष्ठ आया। अब तुम क्या करोगे, इसके एक पृष्ठ, एक तो पृष्ठ ए है और दूसरा पृष्ठ ए है, इसके एक पृष्ठ की तरफ कलई करोगे तो तुम्हें गोलीय दर्पण मिल जाएगा। अब दो दर्पण मिलेंगे, हो सकता है तुम इधर की तरफ कलई करो, हो सकता है तुम इधर की तरफ कलई करो। तो जिधर कलई करोगे उसके आधार पर दर्पण के, गोलीय दर्पण के दो प्रकार बन जाएंगे। सबसे पहले तो लिखो गोलीय दर्पण होता क्या है। खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ की तरफ कलई कर दोगे तो दूसरा पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक हो जाता है। परावर्तक बोले तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगता है, जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर की तरफ भेजने लगता है और बन जाता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में पहली हेडिंग डालो अवतल दर्पण। क्या डालो? अवतल दर्पण। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ की तरफ कलई हो। ये कन्फ्यूजन दिमाग में रहेगी कि उभरा हुआ पृष्ठ की धंसा हुआ पृष्ठ। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ की तरफ कलई हो तथा जो आंतरिक यानी जो धंसा हुआ भाग है, धंसा भाग परावर्तक हो। कैसा हो? परावर्तक हो, अवतल गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ कैसा हो, कलई वाला हो, और धंसा हुआ भाग कैसा हो, परावर्तक हो, तो वो दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल गोलीय दर्पण कहलाएगा। और अवतल गोलीय दर्पण की अब शब्दावली देख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो शब्दावली। क्या डालो? शब्दावली। शब्दावली। ये तुम्हारे पास क्या है? कोई अवतल गोलीय दर्पण है। कोई क्या है? अवतल गोलीय दर्पण। ये क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। इसको क्या बोलोगे? पी से रिप्रेजेंट करोगे। यानी एक ऐसा बिंदु जो दर्पण को जस्ट बीचों बीच यानी मुख्य बिंदु पे काटे, वो क्या है? हमारा ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। ये रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। अब जिस गोले से काटकर दर्पण को बनाया गया, मान लो कि पहले ये गोला रहा होगा, ये क्या रहा होगा? गोला रहा होगा। ये तो कुछ और ही बन गया, अंडा बन गया, लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है, गोला ही है। जिस गोले से काटकर दर्पण को बनाया गया है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हो? वक्रता केंद्र बोलते हो। क्या बोलते हो? वक्रता केंद्र। और मेनली वक्रता केंद्र को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से किया जाता है। किसी किसी किताब में यूरोडॉप वगैरह अगर देखोगे, कहीं पे पुरानी हमने कोई किताब देखी थी, उसमें क्या था? वक्रता केंद्र को पी से किया था रिप्रेजेंट और ध्रुव को किससे किया था? सी से किया था। तो हमने देखा, हमने सोचा मिस प्रिंट होगा। आगे देखे तो आगे भी उसने हर जगह क्या किया था? इसी का यूज किया था। यहाँ वक्रता केंद्र पी और ध्रुव क्या? सी। तो मेन वही बात है कि हमेशा जो तुम एनसीईआरटी देखोगे और भी जितनी भी किताबें तुम्हारी हिंदी मीडियम में हैं, बिहार बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है, राजस्थान बोर्ड में है, हमेशा वक्रता केंद्र सी है और ध्रुव क्या है? पी है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के जस्ट बीचों बीच जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है? फोकस बिंदु होता है। क्या होता है? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। तो ये क्या है? कैपिटल एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबकी अलग अलग परिभाषा हम लोग लिखते हैं। अब मुख्य अक्ष की एक अलग परिभाषा हो जाएगी। एक ऐसी रेखा, एक ऐसी
रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो वक्रता केंद्र। क्या डालो? फर्स्ट हेडिंग डालो वक्रता केंद्र और इसकी परिभाषा लिखते हैं। इस चित्र को बना लीजिएगा। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस गोले से, जिस खोखले गोले से दर्पण को बनाया गया है, दर्पण को बनाया गया है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से करते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, दूसरी हेडिंग फोकस बिंदु। क्या डालो? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु की एक अलग परिभाषा भी हो जाएगी आगे चल करके। वो क्या हो जाएगी कि मुख्य अक्ष से आने वाली सब प्रकाश की किरणें जो समांतर होती हैं परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं मुख्य अक्ष के, उसे फोकस कहते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल में यही लिखो। क्या लिखो? ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल एफ से लिखते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, किसको? मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। ध्रुव की परिभाषा नहीं लिख रहे हैं। ध्रुव तो जानते हो क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु होता है। ध्रुव क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु। तीसरी परिभाषा लिखो मुख्य अक्ष। क्या लिखो? मुख्य अक्ष। और हमारे अंग्रेजों की भाषा में बोलोगे तो इसको क्या बोल दोगे? मेन एक्सिस। क्या बोल दोगे? मेन एक्सिस। ठीक है, अब मेन एक्सिस की परिभाषा क्या लिखोगे? एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाती हुई गुजरती है, को मिलाती हुई गुजरती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो ठीक है, अच्छी बात। अब आज का लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? क्लास का एंड करेंगे। लास्ट टॉपिक लिखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं से सारे क्या बनेंगे? प्रतिबिंब बनेंगे। क्वेश्चन भी इन्हीं से आएंगे। तो देखो, सबसे पहला नियम देखो। पहला नियम क्या होता है? ये है हमारा अवतल दर्पण। ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। और इधर कलई होगी तभी अवतल दर्पण बनेगा। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? फोकस बिंदु है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। सबसे पहला नियम ये है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो क्या होगी? परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराएगी, परावर्तित होगी। परावर्तन के पश्चात
मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से। यहाँ पे अगर तुम्हें मुख्य फोकस की एक और परिभाषा लिखनी है तो यहाँ से समझ में आ रही है कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगी वो क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। ठीक है, तो ये पहला नियम है, लिखो। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ऐसे कुछ बच्चा अगर जैसे क्लास में होते, चिंटू मिंटू करके कोई खड़ा होता, जिसके पास क्या होता, जो भी होता, खैर छोड़ो, परावर्तन के बोलता कि सर क्यों मुख्य फोकस से ही क्यों गुजरेगी, वक्रता केंद्र से क्यों नहीं गुजरेगी? तो ये कि यहाँ पे एक शब्द लिखा था, क्या लिखा था? नियम। नियम क्या होते हैं? नियम किसी ने खोजे नहीं है कि किसी ने क्या कर दिया, नियम बना दिया। जैसे कूलाम का नियम नहीं है, कूलाम का सिद्धांत है। उन्होंने क्या बनाया? सिद्धांत। अब सिद्धांत, नियम, ये सब क्या है? शब्द एक दूसरे से मिल गए हैं और किसी को समझ में नहीं आता। प्रमेय भी एक शब्द है। प्रमेय क्या होता है? कोई बोलता है, अपना एक मत देता है, उस हिसाब से वो क्या बनती है? थ्योरम बनती है। हो सकता है वो थ्योरम इतनी एग्जैक्ट फिट हो जाए कि वो एक नियम का रूप ले ले, लेकिन नियम ये होता है कि नियम कभी परिवर्तित नहीं होता। जैसे अगर सूर्य पूरब में निकल रहा है तो वो नियम है, वो निकलेगा ही निकलेगा। इसी प्रकार जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराएगी तो मुख्य फोकस से ही जाएगी, उसमें कोई है ही नहीं, कोई दिमाग ही नहीं लगाया है किसी ने देखा यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर कोई लाइट्स मारी ऐसे, और वो कहाँ से जा रही थी? मुख्य फोकस से जा रही थी। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखो दूसरा नियम, क्या देखो? दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है? ये है हमारा अवतल दर्पण। ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण। ये है हमारा मुख्य फोकस। ये क्या है? हमारा मुख्य फोकस। ये है वक्रता केंद्र, और ये क्या है? बहुत दूर अगर चले जाओगे तो अनंत हो जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही होगी? फोकस से आ रही होगी। अब बोलोगे सर किरण कहाँ से आ रही है? अरे जहाँ से आ रही है, लेकिन वो कहाँ पे गिर रही है? मुख्य फोकस से गुजर रही है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जस्ट इनवर्स रूल है किसका? फर्स्ट वाले रूल का, सेकंड वाला रूल। वहां पे क्या हो रहा था? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, नीचे से भी आ सकती, इधर से समांतर आ रही थी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती? मुख्य फोकस से जाती। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मुख्य फोकस से आ रही है, परावर्तन के पश्चात क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो लिख लो दूसरा रूल। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, मुख्य फोकस से आपतित का मतलब क्या होता है? गिरना होता है, यानी मुख्य फोकस से गिरती है, मुख्य फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। क्या समांतर हो जाती है? प्रकाश की किरण। जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बेसिक रूल है, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, थर्ड रूल लिखो, डायग्राम भी बना लेना जो बनाए थे। थर्ड रूल, ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है।
जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण कहां से आपतित हो, वक्रता केंद्र से आपतित हो। ये समझना, इससे आसान कुछ है ही नहीं। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में, जिस मार्ग में गई थी उसी मार्ग में वापस लौट आती है बिना विचलित हुए। बिना, अगर ऐसे गई, ऐसे आपतित हुई तो क्या हो जाएगी, बिना विचलित हुई अपने मार्ग में लौट आएगी। क्या सर यहीं से गुजरेगी? ऐसे भी जा सकती है, बस वक्रता केंद्र से जानी चाहिए। ऐसे कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित हुई, ऐसे गई अपने मार्ग में वापस लौट आई, ऐसे गई अपने मार्ग में वापस लौट आई। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, क्लियर हुई। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो कहाँ होगी, परावर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि जब प्रकाश के परावर्तन की घटना को पढ़ रहे होते हैं, हमारे जो टीचर पढ़ा रहे थे एक बार, उन्होंने ऐसे बोला था, उन्होंने बोला था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन होता है। एक बात बताना, ये चिकनी सतह थी, यहाँ प्रकाश की किरण टकराई, ये ऐसे गई, क्या मार्ग क्या सेम है? क्या नहीं, ये तो अलग रास्ता था, ये तो अलग रास्ता है। आई ना बात समझ में? तो अपने मार्ग में वापस नहीं लौटती है। उस कोण से ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दोनों अलग अलग एंगल हैं, सेम एंगल हैं। सेम एंगल से क्या हो रहे हैं, परावर्तित हो रहे हैं, लेकिन मार्ग सेम नहीं है। थोड़ा टर्मिनोलॉजी में थोड़ा क्या लाना पड़ेगा, पर थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लास 12 हो, टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, दिमाग से थोड़ा खेल जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर हल्के में लेकर के ऐसे कर दोगे, सिली मिस्टेक करके चले जाओगे, सिली मिस्टेक। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, तो अपने मार्ग में वापस लौट के आ जाती है। ठीक है, लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, कहां से, वक्रता केंद्र से आपतित होती है, आपतित होती है, तो अपने मार्ग में, तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, विचलित हुए अपने मार्ग में, अपने मार्ग में वापस लौट आती है। क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। अब देखो यहां से मार्ग है, अपने मार्ग में, अपने मार्ग में यहां पे लौट रही है, यहां पे मार्ग चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, अपने मार्ग में वापस लौट आती है बिना विचलित हुए। अब देखते हैं हम लोग चौथा नियम और लास्ट नियम। ठीक है, ये है हमारा अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, ध्रुव। तो जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराती है, किससे टकराएगी, ध्रुव से टकराती है, तो फिर क्या हो जाती है, प्रकाश के परावर्तन के सारे नियमों का पालन करेगी। प्रकाश का परावर्तन क्या कर रहा है, यहां पे समझना, प्रकाश के परावर्तनों का नियम का पालन करेगी, और जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब का कार्य करेगा। ऐसे सोचो, इस बिंदु से टकरा रही है, ये बिंदु क्या है, तुम्हारी एक सतह है। ये क्या है, सतह। इस सतह से टकराई, ये अभिलंब का कार्य कर रहा है, तो इधर क्या हो गई, जिस एंगल से इधर से आई उसी एंगल से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। आई बात समझ में? तो जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराती है तो परावर्तन के सारे नियमों का क्या करती है, पालन करती है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? जिस कोण से आ रही है, इधर का जितना द्वारक होगा इधर का भी उतना ही द्वारक होगा। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराती है तो परावर्तन के नियमों का पालन करती है, और जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब का कार्य करता है। तो लिख लो, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराती है,
ध्रुव से आपतित होती है, टकराती ही लिखे दे रहे, टकराती है तो परावर्तन के नियमों का पालन करती है, परावर्तन के नियमों का पालन करती है। कौन पालन करती है? प्रकाश की किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती है। और एक स्पेशल इसमें नोट लिखो, जो मुख्य अक्ष है वो किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? मुख्य अक्ष अविलंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? अविलंब का। तो यहाँ पे लिख लो मुख्य अक्ष अविलंब का कार्य करेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष अविलंब का कार्य करेगा। और हमारे चारों नियम क्या हो गए? समाप्त हो गए। डायग्राम बना लेना है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की और बेसिक सारी चीज़ों को जाना। बेसिक जितनी भी चीज़ें थी, हो सकता है आप लोगों में कोई क्या हो, तेज हो पढ़ने में, तो उसको सारी चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी। लेकिन बेस क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो बेस को ज़रूर पढ़ें और नोट्स में क्या लिख लें, ज़रूर लिख लें, नोट्स बना लें VIP। और हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th की फिजिक्स की जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, तो उसका एंड भी करेंगे। और आप लोग भी स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा आगे चल करके। रिवीजन का टाइम मिलेगा और भी सारे टाइम मिलेंगे। और अभी जून जुलाई से स्टार्ट करोगे तो फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा और एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है उसको कमेंट बॉक्स में क्या करो, तुम लोग कमेंट करो। तुम लोगों की संख्या भी क्या है, कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के कमेंट का क्या करें, रिप्लाई करें। और दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या को बूस्ट करते चलो, जिससे क्या करें, हम लोग लाइव भी आते चलें और आप लोगों के डाउट को सॉल्व करते चलें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट इस लेक्चर के लिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय।